की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने में हमेशा आपकी मदद करें। एनसीईआरटी हिस्ट्री में हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 6 और 7 की बुक को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8 में आज के इस अध्याय में हम बेसिकली बात करने वाले हैं भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर के अंग्रेजों के भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित होने के बीच का जो भी घटनाक्रम है, उसको एक कहानी के रूप में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसी कहानी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहानी स्टार्ट होती है 1707 से। यह वह समय था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के लास्ट पावरफुल मुगल रूलर के तौर पर जाना जाता है। मतलब पूरा अगर आप मुगल हिस्ट्री देखें तो जो ताकतवर राजा हुए थे मुगल साम्राज्य के, उसमें लास्ट औरंगजेब ही था। औरंगजेब के बाद में कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरफ जहाँ मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उसी टाइम पर अलग अलग क्षेत्रों में पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो थे वो इमर्ज्ड होना स्टार्ट हुआ। यानी कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्षेत्रीय राज्यों में जो स्वतंत्र रूप से शासक होने का दावा कर रहे थे वे कौन थे? वे मुगल सूबेदार थे, कुछ बड़े बड़े जमींदार थे जो औरंगजेब की मृत्यु से पहले मुगल शासन के अंतर्गत ही अपने जो भी क्षेत्रीय राज्य थे उन पर शासन किया करते थे। लेकिन किसके नियंत्रण में? मुगल शासक के नियंत्रण में। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने यह पाया कि कहीं ना कहीं जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जो एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, उसमें कोई पावरफुल शासक नहीं रहा था। मतलब कोई केंद्रीय शक्ति उस टाइम पर उनको नहीं दिख रही थी। उन्होंने मौका पा करके खुद को स्वतंत्र घोषित करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जो शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य थे उनका उदय भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अंग्रेजी में लिख रही हैं। मैं खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए कह रहा हूँ कि जो कहें कि सर अंग्रेजी वाली चीज़ें यहाँ पर आप ऐड ऑन कर रहे हैं। ये अंग्रेजी कुछ इतनी ज़्यादा क्लिष्ट अंग्रेजी नहीं है जिसको आप समझ नहीं पाएँ। मैं इसको बाइलिंगुअल रखने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम है, दोनों में से किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर नहीं देखनी है आपको, लेकिन कुछ ऐसे टर्म आते हैं जो, जैसे कि हिंदी के कुछ टर्म ऐसे हैं जो अंग्रेजी मीडियम वाले नहीं समझ पाते। ठीक है, और अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हिंदी वाले नहीं समझ पाते हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस के रूप में लेकर चलते हुए मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है। और ये स्थापना किस तरीके से होती है कि उस टाइम पर इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो एक चार्टर प्राप्त करती है। चार्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? एक इजाज़तनामा, यानी एक परमिशन आप इसको मान सकते हैं। ये परमिशन किस तरह की थी? पूर्व के साथ में व्यापार के एकाधिकार को प्राप्त करने की। ठीक है, एकाधिकार मतलब मोनोपोली इसको कहा जाता है। ये जो एकाधिकार था, इस पर थोड़ी सी ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। ये एकाधिकार केवल इंग्लैंड की कंपनियों के संदर्भ में था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के देशों के साथ में व्यापार का जो चार्टर प्राप्त किया था, इजाज़तनामा प्राप्त किया था, वो सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी के संदर्भ में था। ठीक है, यानी इसका मतलब ये था कि और देशों पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। यानी इंग्लैंड के अलावा अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो पूर्व के साथ में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो ये बस चार्टर इस चीज़ को लेकर के था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की और कोई कंपनी पूर्व के साथ में व्यापार नहीं करेगी। ये चीज़ क्लियर करके चला यहाँ से। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के साथ में व्यापार का जो चार्टर प्राप्त करती है, इसका तात्पर्य ये था कि इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी पूर्व के देशों के साथ में व्यापार नहीं करेगी। इस चीज़ की परमिशन एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। हालांकि अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे और गोवा में उन्होंने अपना बेस भी स्थापित कर लिया था, ठिकाना भी बना लिया था।
पुर्तगालियों में सबसे पहले 1498 में वास्को द गामा आया। वास्को डी गामा इसको बोल देते हैं, वास्को द गामा बोल देते हैं, ठीक है। तो वास्को डी गामा 1498 में आया। ये किस रूट से होकर के आया था? ये केप ऑफ गुड होप वाले रूट से होकर के आया था। केप ऑफ गुड होप क्या है? ये अफ्रीका का एक दक्षिणी क्षेत्र है। जिस तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मान करके चलिए ये अफ्रीका है, ठीक है। ऐसे करके ये जो है एशिया वाला पार्ट हो गया, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया। आपका जो पुर्तगाल पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी। और जिस केप ऑफ गुड होप की बात हो रही है तो वो ये यहाँ पर है अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जो वास्को डी गामा आया था इंडिया, या फिर कह सकते हैं कि जिस रूट से होकर के वास्को डी गामा आया था उसके लिए कोई और रूट नहीं था, मतलब इतना लंबा रास्ता उसने तय किया, यानी यहाँ से वो चला इस तरीके से, और ये केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए ऐसे करके और इंडिया के यहाँ पर ये कालीकट जो है पड़ता है, कालीकट में पहुँचा था। तो ये रूट एक रूट और इनके लिए था। जैसे आप इधर से आओगे पुर्तगाल से, इधर होके अगर आते, ठीक है, तो यहाँ से भी एक रास्ता था। तो ये रास्ता जो है इनके लिए बहुत छोटा पड़ता था, ये रास्ता जो है इनके लिए बहुत बड़ा पड़ता था। इसकी खोज जो है वो किसने करी? वास्को डी गामा ने। तो अब ये यहाँ से क्यों नहीं आ सकते थे? एक प्रश्न उठता है कि अगर पुर्तगालियों को आना ही था इंडिया तो वो इस तरीके से भी तो आ सकते थे, यहाँ से ऊपर से यहाँ से आ सकते थे। लेकिन क्या था कि इस टाइम पर इस स्थान पर जो है अरब लोगों का अधिकार था। ये अरेबिया पड़ता है इस जगह पे, और इस रूट पर जो भी आवागमन था उस पर अरब के व्यापारियों ने अपना एकाधिकार बनाए रखा था, इस रूट को कैप्चर कर रखा था। तो ये जो है पुर्तगालियों को इधर से निकलने नहीं देते थे, किसी भी यूरोपीय व्यापारी को यहाँ से निकलने नहीं देते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने दिमाग लगाया, या यूरोपीय जो अन्य यूरोपीय थे उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इधर जाने के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक चीज़ें या व्यापारिक एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें किसी दूसरे रूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से इन्होंने ये वाला रूट जो है काफ़ी लंबा रूट जो है ये अपनाया था, और इस तरीके से ये जो है इंडिया तक पहुँचे थे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा व्यू मैंने आपको दे दिया यहाँ से। तो 1498 में वास्को डी गामा आया, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी जो है संभावना तलाशने लगे थे हिंद महासागर में व्यापार की। कुछ समय बाद में फ्रेंच भी यहाँ पर आ गए थे। ये सारी चीज़ें या ये सारे यूरोपियन जो देश थे या यूरोपियन जो कंपनियां थी, ये इधर भारत की तरफ क्यों अपना ध्यान अट्रैक्ट कर रहे थे? क्या इसके पीछे रीज़न था? देखिए उस टाइम पर क्या था कि भारतीय जो प्रोडक्ट थे, भारतीय उत्पाद जो थे, उनकी यूरोपीय बाज़ारों में बहुत डिमांड हुआ करती थी। ये उत्पाद कौन कौन से थे? हमारे यहाँ का कॉटन, सूती वस्त्र, इसके अलावा हमारे यहाँ का रेशमी वस्त्र, ठीक है, सिल्क हो गया, काली मिर्च हो गई, पेपर, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डामोम इलायची, सिनेमन, यहाँ से जो आपकी दालचीनी होती है। कुल मिलाकर के जो हमारा गरम मसालों का जो हमारा सिस्टम था यहाँ इंडिया का, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर वो टेस्ट लेना नहीं जानते थे। गरम मसाले का टेस्ट हम लोगों ने उनको यहाँ से लेना सिखाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, ये सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, और इसी वजह से इस सारे के सारे यूरोपीय जो थे ये इंडिया आने के लिए उत्सुक हुए। और जब यहाँ पर एक से अधिक यूरोपियन कंपनियाँ आ गईं तो कहीं ना कहीं इनमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट सब लोग कमाना चाहते थे। ऐसा कोई भी देश नहीं था जो लाभ नहीं कमाना चाहता, क्योंकि कंपनियां शुरुआत में किस उद्देश्य से आई थी? व्यापारिक उद्देश्य से। उनका काम ही यही था कहीं ना कहीं हमको यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के पीछे सभी यूरोपीय कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होती है, कंपटीशन स्टार्ट होता है। और जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो इंडियन मार्केट्स में इन चीज़ों के जो प्राइसेस थे, किन चीज़ों के प्राइसेस जिनके ऊपर हम अभी यहाँ बात कर रहे थे, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम, सिनेमन, ये सारी चीज़ यानी गरम मसाला, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इन सभी के भाव जो है वो बढ़ जाते हैं। इंडियन मार्केट में इनका प्राइस राइज हो जाता है। प्राइस राइज होगा ही जब कोई चीज़ है उसकी डिमांड जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी कीमतों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर भारतीय बाजार जो थे उनमें इन सारी चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो जो यूरोपीय कंपनियां थीं या यूरोपीय लोग थे जो यहाँ से व्यापार अपना चला रहे थे, तो उनको चीज़ें जो है वो ज़्यादा पैसे में मिलने लगी। जब ज़्यादा पैसे में वो यहाँ से चीज़ें खरीद रहे थे तो जो पहले उनको प्रॉफिट हो रहा था, पहले जो उनको लाभ हो रहा था, वो यहाँ से कहीं ना कहीं रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले वही वो बहुत सस्ते पैसों में यहाँ से चीज़ें खरीद ले जाते थे। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे यूरोपियन यहाँ पे आ गए, और काफ़ी सारे यूरोपियन आ गए तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से प्राइस राइज हुआ। अब प्राइस राइज होने से कहीं ना कहीं इनके लिए जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। और जब प्रॉफिट कम हुआ
तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक चीज़ आने लगी कि भाई ये दूसरे को यहाँ से रास्ते से हटाना है, कैसे भी करके इस व्यापार से बाहर करना है। ये सभी यूरोपियन कंपनियों के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, चाहे आपके ब्रिटिश हों, चाहे आपके पुर्तगीज़ हों, चाहे आपके फ्रेंच हों, डच हों, सभी लोगों के दिमाग में क्या चलने लगा कि जो दूसरी अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं इनको यहाँ से हटाओ और सिर्फ अपना जो है प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित करो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो प्रॉफिट के लिए इन सभी यूरोपियन कंपनियों में आपस में युद्ध प्रारंभ होते हैं, संघर्ष प्रारंभ होते हैं, बैटल्स प्रारंभ होते हैं। तो जो जो इनके क्षेत्र थे, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना आधिपत्य जमा रखा था, जहाँ जहाँ इनके जो व्यापारिक क्षेत्र इन्होंने यहाँ पे बना रखे थे, वहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने हथियार रखना प्रारंभ किया। जो भी इनके सेंटर थे उनकी फोर्टिफिकेशन स्टार्ट होती है, किलेबंदी करवाना स्टार्ट किया। और यहाँ से फिर एक और परिवर्तन होता है। पहले जो यूरोपीय कंपनियाँ आई थीं तो व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, यहाँ से सामान खरीदना है और उसको यूरोप में जाकर के बेचना है और अपना प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जब इन्होंने अपने जो यहाँ पर सेंटर बना रखे थे उनकी किलेबंदी करवाना स्टार्ट किया तो उस फोर्टिफिकेशन की वजह से स्थानीय शासक जो थे उनसे यूरोपीय कंपनियों का टकराव यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। क्योंकि स्थानीय शासक नहीं चाहते थे कि भाई आप यहाँ पे आए हो बाहर से, आपका काम है सिर्फ क्या, व्यापार करना, चीज़ें खरीदना, यूरोप में बेचना। आप यहाँ पर घर बसाने लग गए अपना, आप यहाँ पर किलेबंदी करवाने लग गए, तो कहीं ना कहीं स्थानीय शासक जो थे वो इससे नाराज हुए। अब अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। 1651 में बंगाल के संबंध में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब लगी? 1651 में, हुगली नदी के किनारे। ये इंग्लिश फैक्ट्री जो हुआ करती थी इसमें काफ़ी सारे काम होते थे, जैसे कंपनी के व्यापारी यहाँ पर निवास करते थे। कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? फैक्टर्स कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर्स कहा जाता था। यहाँ पर वेयर हाउसेज हुआ करते थे। वेयर हाउसेज का मतलब क्या है? एक तरह से स्टोरेज रूम मान सकते हैं, बड़ा सा स्टोरेज रूम। जो भी चीज़ें वो इंडिया से खरीद करके ला रहे हैं, तो पोर्ट के आसपास जहाँ पर भी इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ पर जो भी स्टोरेज होता था चीज़ों का, यानी जो चीज़ें उनको क्या करनी है, यहाँ से यूरोप ले जानी है, उन सभी चीज़ों का स्टोरेज वहाँ पर बना करके रखते थे। निर्यातक वस्तुओं का स्टोरेज रखते थे, वे वेयर हाउसेस होते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर ही उनकी ऑफिसेस हुआ करती थी, ठीक है। तो इंग्लिश फैक्ट्री जो भी यहाँ पे स्थापित हुई थी उनमें कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर्स कहा जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पर वेयर हाउसेस हुआ करते थे। इसके साथ साथ उनके कार्यालय जो होते थे वो भी यहीं पर हुआ करते थे, ठीक है। जैसे जैसे आगे के टाइम में व्यापार का विस्तार होता है, व्यापार का एक्सपेंशन होता है, तो जो सौदागर होते थे, व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो धीरे धीरे इन्हीं फैक्ट्रियों के आसपास सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं तो व्यापारी उस जगह पर रहना पसंद करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और चीज़ों को बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर सकें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार का एक्सपेंशन होता चला जा रहा था, सौदागर, व्यापारी या जो मर्चेंट्स थे उन्होंने फैक्ट्री के आसपास खुद को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल अफसरों से 3 गांवों की ज़मींदारी खरीदी क्योंकि वो वहाँ पर और ज़्यादा व्यापारियों को बसाना चाहते थे, ठीक है। जो 3 गांवों की ज़मींदारी ब्रिटिश लोगों ने मुग़ल अफसरों से खरीदी थी उसमें से एक गांव कालीकाता भी था, ठीक है। वन ऑफ देम वाज कालीकाता, और यही वह कालीकाता है जिसको आज आप वर्तमान में कलकत्ता के नाम से जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्या गांव हुआ करता था। औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान भी जो है अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर दिया था। फरमान का मतलब क्या होता है? रॉयल ऑर्डर, ठीक है। ये टर्म्स इसी वजह से मैंने अंग्रेज़ी में यहाँ पे लिखे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत ना हो। देखिए, मैं सारी चीज़ें अपने हाथ से ही लिख करके तैयार करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे जो भी मित्र हैं, हमारे जो भी साथी हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरफ ब्रिटिश लोगों ने मुग़ल अफसरों से 3 गांवों की ज़मींदारी खरीदी, उनमें से कालीकाता था, यही आगे चल करके कलकत्ता के नाम से फेमस हुआ। इसके अलावा औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान, रॉयल ऑर्डर भी इन्होंने प्राप्त किया। ये जो रॉयल ऑर्डर था इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। ये जो फरमान औरंगजेब ने ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, लेकिन ये जो फरमान था केवल कंपनी के लिए था। किसके लिए था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन इसके बदले में यहाँ पर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, ऑफिसर्स हुआ करते थे,
उन्होंने अपना प्राइवेट ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी। जैसे मान करके चलिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैं किसी संस्था में काम कर रहा हूँ, तो मेरा परम उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संस्था का विकास हो, संस्था को प्रॉफिट हो, क्योंकि संस्था मुझे उसके लिए पे कर रही है। जब मैं उस संस्था का अधिकारी हूँ तो संस्था के द्वारा मुझे अपने काम के लिए पैसा दिया जा रहा है। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया कि कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी, बिना उनको कोई टैक्स नहीं देना था, उनको कोई शुल्क नहीं देना था, क्योंकि इसका रॉयल ऑर्डर पहले ही औरंगजेब ने उनको दे दिया था। तो ये रॉयल ऑर्डर केवल कंपनी के लिए था, लेकिन कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी। कंपनी के साथ साथ में जो कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने इंडिविजुअल अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो भी ड्यूटी पे नहीं करते थे, वे भी जो है शुल्क अदा नहीं करते थे। तो इससे क्या होता है कि बंगाल में जो रेवेन्यू वसूला जाता था उसमें धीरे धीरे गिरावट होने लगी, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी ले जा रही थी और कंपनी के अधिकारियों ने अपनी प्राइवेट व्यापार भी जो है करना स्टार्ट कर दिया था, प्राइवेट ट्रेडिंग उन्होंने भी स्टार्ट कर दी थी। तो बचा कुचा प्रॉफिट वो रख लेते थे, तो रेवेन्यू जो मुगल शासक को पहुंचता था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ, जिससे आगे चल करके बंगाल के शासकों और अंग्रेजी जो कंपनी थी उसमें प्रतिद्वंदता की स्थितियां देखी गई, जिसे आप आगे के इसी में देखेंगे। व्यापार से युद्धों तक, हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स, जहां यूरोपीय कंपनियों में जितनी भी कंपनियां थीं वो केवल व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, लेकिन व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करते करते कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें युद्धों में परिणत होने लगी। तो वो चीज़ क्या थी, यहाँ पर हम विशेष रूप से बंगाल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और नवाबों के टकराव जो है वो बढ़ने लगे। ठीक है, अब बंगाल के नवाबों में आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहला मुर्शीद कुली खान, फिर उसके बाद में आता है अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। ठीक है, इसके आगे की कहानी इसी चैप्टर में आगे आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीन जो नवाब थे, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, इन लोगों ने क्या किया, ये कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी, कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, कंपनी की जो भी कार्यशैली चल रही थी, उससे खुश नहीं थे। इन्होंने कंपनी के अधिकारियों से नजराने की मांग की, ट्रिब्यूट्स। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज चाहते थे कि उनको यहाँ पर कॉइन मिंटिंग का अधिकार दिया जाए, सिक्के ढालने का अधिकार दिया जाए। उस अधिकार को देने से भी इन्होंने मना कर दिया। जो अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे अपने सेंटर्स की, उस किलेबंदी को रोकने का आदेश इन्होंने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया कि आप तो व्यापार कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके अधिकारी भी इंडिविजुअली यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। और कंपनी को इन शासकों ने टैक्स चुकाने के लिए दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें किसको पसंद नहीं आई, ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। तो फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी परिणति आगे जाकर के आगे के समय में प्लासी के युद्ध के रूप में आपको देखने को मिलती है। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, और जैसा कि कंपनी चाहती थी कि बंगाल पर जो भी नवाब बने या बंगाल का जो भी शासक हो वो एक ऐसा शासक हो, एक तरह से कठपुतली टाइप का शासक बंगाल पर कंपनी देखना चाहती थी, ताकि वो उससे मनमानी तरीके से काम करा सके। लेकिन सिराजुद्दौला की प्रकृति इस तरीके की नहीं थी, वो एक पपेट नवाब नहीं था, एक कठपुतली नवाब नहीं था। कंपनी से उसके राजनीतिक मामलों में दखल न देने, किलेबंदी को रोकने एवं राजस्व चुकाने का आदेश सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया। और जब अंग्रेजों ने इस काम को नहीं किया तो उसने कासिम बाजार में उनकी जो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी, उस पर आक्रमण कर दिया। और इसके साथ साथ वो कलकत्ता किले, जो कलकत्ता में जो उनका किला हुआ करता था अंग्रेज़ों का, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये बात जो है अंग्रेज़ों को बिल्कुल नागवार गुजरी। तो कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था, उसके नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना जो है भेजी गई विरोध के लिए, सिराजुद्दौला के विरोध के लिए। तो कहीं ना कहीं 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी अनफॉर्चुनेटली। तो सिराजुद्दौला की हार का एक सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर जो माना जा सकता है वो माना जाता है इसके सेनापति मीर जाफ़र को। ठीक है, क्योंकि इसके सेनापति मीर जाफ़र की जो सैन्य टुकड़ियाँ थीं उनका सहयोग जो है सिराजुद्दौला को नहीं मिला था। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने पहले ही मीर जाफ़र से जो है बातचीत कर ली थी कि ऐसा कर, इसको यहाँ से हटा देंगे सिराजुद्दौला को, और हम तुमको नवाब बना देंगे। ठीक है, तो उस कह सकते हैं प्रलोभन में आकर के कहीं ना कहीं मीर जाफ़र उनकी बातों में आ गया, अंग्रेज़ों की बात में, और सिराजुद्दौला को उसने साथ नहीं दिया। और ऐसा हुआ भी, मीर जाफ़र को, सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को जो है नवाब के रूप में अपॉइंट कर दिया, बंगाल के नवाब के रूप में अपॉइंट कर दिया। फिर आगे चल करके जब भाई कोई आदमी राजा बन जाता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब हर चीज़ में जो है उसको दबाने की कोशिश की जाए तो उसका भी जो है कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है। तो आगे चल करके मेरे मीर जाफ़र जो है वो नवाब तो बन गया, लेकिन आगे चल करके कहीं ना कहीं इसका भी ईगो हर्ट हुआ। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने फिर प्लान बनाया कि भाई इसको हटाओ, अब मीर जाफ़र को हटाओ और इसकी जगह पर कोई दूसरा नवाब लेकर के आओ, क्योंकि ये भी हमारी बात नहीं मानना है।
ठीक है। तो मीर जाफ़र को भी इसी तरीके से हटाया गया। मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम को लाया गया। ठीक है। अब मीर कासिम के साथ भी सेम सिचुएशन बनी। ये भी शुरुआत में अंग्रेज़ों के पक्ष में था, लेकिन अंग्रेज़ों को तो सिर्फ लाभ कमाना था, प्रॉफिट कमाना था। तो इस वजह से मीर कासिम भी कहीं कहीं आगे चल करके अंग्रेज़ों की इन चीज़ों के साथ में असहमत हुआ। फिर दोबारा से ये पुराने वाले शासक को ले आए, मीर जाफ़र को ले आए। मीर कासिम को इन्होंने 1764 के बक्सर के युद्ध में हरा दिया, और फिर कासिम के बाद में फिर मीर जाफ़र को ये लेकर के आए। तो इसी तरीके से शासकों को बदलने का क्रम चलता रहा। और एक चीज़ कही जाती है, जब आप आगे चल करके स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, यानी बिपिन चंद्रा वगैरह आप पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा बंगाल की क्या दुर्दशा इन लोगों ने करी थी उसके बारे में बड़ा विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसा माना जाता है, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि जितना शोषण बंगाल का हुआ शायद ही किसी जगह का हुआ होगा पूरे कॉलोनियल रूल में। जितना शोषण और जितना पैसा इन्होंने बंगाल से लूटा, शायद ही ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ से अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा पैसा लूटा होगा। ठीक है। तो पहले सिराजुद्दौला को हराया, सिराजुद्दौला की जगह पर मीर जाफ़र को इन्होंने अपॉइंट किया। मीर जाफ़र जब इनकी बातों को नहीं मानने लगा, तो उसके बाद में इन्होंने उसको हटाया, मीर कासिम को अपॉइंट किया। फिर मीर कासिम भी इसी तरीके से एक्टिविटी करने लगा, तो उसके बाद में इन्होंने फिर दोबारा से मीर जाफ़र को जो है शासक बना दिया। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद में जो मुग़ल सम्राट था, उसने कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया कि भाई अब ठीक हो, ये सारा काम जो है बंद करो, इसको हटाओ उसको लगाया, इसको हटाओ उसको लगाया, अब आप ही दीवान की तरह यहाँ पे काम करो। तो मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी। जब बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल गई, तो उनके जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज थे बंगाल के, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में आ गए? कंपनी के कंट्रोल में आ गए। पहले क्या होता था, यहाँ से जो भी सामान ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा खरीदा जाता था, उसके लिए धन ये जो है बाहर से मंगाते थे। ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा चीज़ को। पहले जो भी प्रोडक्ट, यानी जो भी भारतीय उत्पाद थे, उनको खरीदने के लिए पैसा ये जो खर्च करते थे अंग्रेज़, ये बाहर से पैसा मंगाते थे, मतलब अपने देश से पैसा मंगाते थे। वहाँ से सोने चांदी के रूप में जो है धन आता था, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते थे और फिर उनको यूरोप में बेचते थे। लेकिन जब इनको बंगाल के रेवेन्यू रिसोर्सेज मिल गए, सारे बंगाल की दीवानी मुग़ल सम्राट के द्वारा कंपनी को दे दी गई, तो उसके बाद में इनने जो भी इनकी सेना हुआ करती थी, उस सेना के खर्चे या जो भी प्रोडक्ट ये यहाँ से खरीदते थे, जो भी सामान यहाँ से खरीदते थे, कच्चा माल खरीदते थे, उसके लिए इन्होंने उस पैसे का उपयोग करना बंद कर दिया जो ये ब्रिटेन से मंगाया करते थे। इनके सारे खर्चों की पूर्ति फिर कहाँ से होने लगी? बंगाल के रेवेन्यू से ही होने लगी। बंगाल से रेवेन्यू लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और सारे के सारे खर्चे ब्रिटेन के सेना रखने के, या फिर कह सकते हैं कंपनी के जितने भी खर्चे थे, कंपनी की कर्मचारियों की जो सैलरीज हुआ करती थी, या जहाँ से जो भी भारतीय उत्पाद खरीदते थे, उन सभी का खर्चा सिर्फ बंगाल के पैसे से ही चलने लगा। ठीक है। इसके बाद में कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। देखिए, नवाब और नवाब, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको समझिएगा। नवाब जो शब्द है, ये जो है नवाब शब्द का ही इंग्लिश वर्जन है। यानी जो भी, अब जैसे अभी आपने देखा कि मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी। अब बंगाल के नवाब कौन? कंपनी। तो ये लोग जब यहाँ से पैसा कलेक्ट करके, यहाँ से पैसा कमा के, यहाँ से धन संपदा इकट्ठा करके जब अपने देश में लौटते थे, तो वहाँ के स्थानीय लोग जो थे, वो इनको नवाब नवाब, एक तरह से एक लैंग्वेज की जो टोन होती है, उसको बोलने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे अब हम लोग जो हैं नवाब बोल रहे हैं, इसी चीज़ को किसी ब्रिटिश आदमी के द्वारा बोला जाएगा, तो उसकी लैंग्वेज में, उसकी जो बोलने का तरीका है, उसकी जो टोन है, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तो नवाब से नवाब हो गए ये। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे, जो यहाँ से ये लोग जा रहे हैं भारत से पैसा लेकर के, लूट करके ब्रिटेन पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर इनकी समाज में बड़ी एक तरह से वैल्यू होती थी कि ये सब कहाँ से आए हैं, ये इंडिया से आए हैं, इतना सारा पैसा लेकर के आए हैं। तो वहाँ पर समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। तो वहाँ के लोग जो है इनको बोलचाल की भाषा में नवाब नवाब कह करके बुलाया करते थे। तो यहीं से जो है एक नवाब शब्द का जो है इंग्लिश वर्जन, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद में असली नवाबों को कंपनी अफसरों के लिए निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और पैसा देने के लिए बाध्य किया गया। रॉबर्ट क्लाइव का इसमें उदाहरण आता है। इसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है भारत से कमाया था। 1767 में 2 बार गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने के बाद में जब ये इंग्लैंड लौटा, इंग्लैंड रवाना हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस पर महाभियोग चलाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चला था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। आगे जाकर के इसने 1774 में सुसाइड कर ली थी। ठीक है, आत्महत्या से इसकी मृत्यु हुई थी। कंपनी का फैलता शासन। भारतीय रियासतों में ब्रिटिश कंपनी ने रेजिडेंटों की तैनाती जो है वो स्टार्ट कर दी थी
1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में। आफ्टर 1764 जो कंपनी हुआ करती थी उसने जितनी भी भारतीय रियासत थी जिन पर भारत के राजा जो है शासन करते थे उनमें अपने रेजिडेंट रखना स्टार्ट किया। ये रेजिडेंट क्या होते थे? ये कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एजेंट होते थे कंपनी के। ठीक है, भारतीय राज्यों के इंटरनल अफेयर्स में दखल देना इन्होंने स्टार्ट किया। उनके आंतरिक मामले जो भी होते थे रियासतों के, उनमें इन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय राजा थे, रियासतों के जो भी प्रमुख थे, उनके बीच में और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद होना यहाँ से स्टार्ट होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आगे चल करके कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ में स्टार्ट करी गई थी, कैसे भी करके भारतीय रियासतों को भी अपने कब्जे में लिया जाए। तो सहायक संधि आती है, इसमें सब्सिडरी अलायंसेस को कहते हैं। ये विलेज अली के दिमाग की उपज थी। ठीक है, सहायक संधि। विलेज अली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक माना जाता है। सहायक संधि क्या थी? रियासतों को सेना रखने का अधिकार नहीं, मतलब राजा को उसके पद पर बने रहने देना है, लेकिन राजा अपनी सेना नहीं रखेगा। सेना उसको कौन देगी? ब्रिटिश कंपनी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। जबकि राजा लेना नहीं चाह रहा है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है कि नहीं, तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, हम देंगे तुमको सेना और उसके बदले में तुम हमको पैसा दोगे, और नहीं दोगे तो फिर उसको ये कि उसका विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। सहायक संधि राज्यों की मर्जी के बगैर उन पर थोपने का प्रयास किया गया। रियासतों को सेना रखने का अधिकार नहीं था, कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और उसके बदले में जो भी राजा होगा उसको कंपनी को क्या देगा? इसका पैसा चुकाएगा। 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका इसी कारण कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। आगे देखते हैं, इसी क्रम में एक शासक आता है टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। 1782 से 1799 तक इनका शासनकाल रहा। ये हैदर अली के पुत्र थे। मालाबार तट का जो भी ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, उस पर इनका पूरा कंट्रोल था। और टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों से बड़े घनिष्ठ संबंध थे। अंग्रेज़ों से ये नफरत करता था, फ्रांसीसियों से इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और उन्हीं की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से ही इसने अपनी जो भी सेना थी उसका मॉडर्नाइजेशन किया, उसका आधुनिकीकरण किया। मैसूर के साथ में अंग्रेज़ों की 4 लड़ाइयाँ हुई। 1767 से 69 तक पहली, 1780 से 84 तक दूसरी, और 1790 से 92 तक तीसरी, और लास्ट में फाइनल में होती है आपकी जो कह सकते हैं श्रीरंगपट्टनम वाली 1799 में। ठीक है, तो ये 4 लड़ाइयाँ मैसूर के साथ में अंग्रेज़ों की हुई। आगे जब हम विस्तार से पढ़ेंगे चीज़ों को तब इनमें थोड़ा सा और अंदर जाएंगे। 1799 की जो लड़ाई थी, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, उसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे और टीपू सुल्तान को जो है हार का सामना करना पड़ा था। फिर अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कंट्रोल करके मैसूर का शासन पुराने वोडियार वंश के हाथ में सौंप दिया था, जो मैसूर पर काफ़ी पुराना एक राजवंश हुआ करता था, वोडियार वंश, पहले उसी का शासन चलता था। तो वोडियार वंश के ही जो कह सकते हैं जनरेशन्स के लोग थे वहाँ पर, उन्हीं को इन्होंने मैसूर का शासन सौंप दिया और फिर मैसूर पर इन्होंने सहायक संधि जो है वो लागू कर दी। कंपनी की फ़ौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया था, लेकिन 1792 में मराठे, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी, इन तीनों की संयुक्त फौजों के हमले के बाद में टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से अलायंस करना पड़ा था, संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रखा। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों को तस्वीर में के रूप में एक तरह से दिखाने में बड़ा मज़ा आता था, तो काफ़ी सारी तस्वीरें आपको एनसीईआरटी में इसकी मिलेंगी। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से टीपू सुल्तान खड़ा है, उसके 2 बेटे खड़े हैं, उनको अंग्रेज़ों के लिए गिरवी के रूप में जो है उनके पास में रखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो जुर्माना उन पर लादा गया था उसको देने में सक्षम नहीं थे, इस वजह से उस रूप में उनके दोनों बेटों को जो है बंधक बना करके अंग्रेज़ों के पास रखा गया था। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी हो गई। मराठों से युद्ध, इसके बारे में देखते हैं। 1761 में 3rd बैटल हुआ था पानीपत का, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, मराठों का युद्ध किससे हुआ था? अहमद शाह अब्दाली से। फिर इनके राज्यों का विभाजन जो है अलग अलग तरीके से होने लगता है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। ठीक है, ये सभी जो थे पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी जो होती थी, राजमंडल होता था, उसके सदस्यों के रूप में काम करते थे। अंग्रेज मराठा युद्धों की बात करें तो 3 युद्ध जो है प्रमुख रूप से आते हैं। पहला 1782 में हुआ था, दूसरा 1803 से 1805 तक चला, और तीसरा और जो फाइनल हुआ था 1817 से 19 तक। और इस तीसरे युद्ध के बाद में, जो कि अंग्रेज़ मराठा युद्ध था, इस तीसरे युद्ध के बाद में मराठा शक्ति का यहाँ से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब हम युद्धों के बारे में बात करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, ये जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको विस्तार में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अब यहीं पर सारी डिटेल अगर आपको दे दी जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं हम वही है, हम जो अपना मूल उद्देश्य है हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का, उससे भटक जाएंगे। यहाँ से आप अपना बेस बना रहे हैं और मैं आशा करता हूँ मैं बड़े आराम से आज पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। तो पहला युद्ध जो था अंग्रेज मराठा युद्ध, वो साल बाई की संधि से समाप्त हुआ था।
मतलब उस युद्ध का समापन जो हुआ था वो एक अलायंस के तहत हुआ था, जैसे सालबाई के अलायंस के नाम से जाना जाता है, सालबाई संधि के नाम से जाना था। 1782 में ये हुई थी। 1803 से 5 तक दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध चला था, उसमें उड़ीसा, आगरा, दिल्ली के जो भी भूभाग थे उन पर अंग्रेजी जो है कब्जा यहाँ से हो गया था। 1817-19 में मराठा शक्ति का अंत हो जाता है। पेशवा को पुणे से हटा करके बिठूर में भेज दिया जाता है पेंशन पर, ठीक है। और यहाँ से जो मराठा पावर थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाती है। सर्वोच्चता का दावा, द क्लेम टू पैरामाउंटसी, सर्वोच्चता की नीति, ये किसकी उपज थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 23 तक इसका शासनकाल रहा था। ब्रिटिश सत्ता का सर्वोच्च होना इसका मतलब था। सर्वोच्चता की नीति मतलब सारी चीज़ें ब्रिटिश सत्ता से नीचे हैं। अपने हितों की रक्षा हेतु किसी भी भारतीय राज्य का अधिग्रहण करने का उसको अधिकार है, ये सर्वोच्चता की नीति थी। सर्वोच्चता की नीति आप समझ गए होंगे। क्लेम टू पैरामाउंटसी मतलब ब्रिटेन की सत्ता से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, वो सर्वोच्च है, और जहां कहीं भी उसके हितों पर आंच आएगी वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्य को अडॉप्ट कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है। इसका विरोध जो है रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया। इनका नाम कई बार पूछा जाता है। ये कित्तूर कर्नाटक राज्य की शासिका थी। 1824 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में इनकी डेथ हो गई थी हिरासत में ही। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूस के बारे में चिंता करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। रूस के बारे में चिंता करने का कारण क्या था कि जो पश्चिमी क्षेत्र था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र था इंडिया का, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, तो उसी से आगे बढ़ने पर हमको जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे निकल जाते हैं तो उधर से रसिया स्टार्ट हो जाता है। तो अंग्रेज़ों को क्या चिंता थी, कहीं रसिया जो है यहाँ तक विस्तार नहीं कर दे अपने साम्राज्य का। तो ये जो है उस नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया पर कंट्रोल करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो है 1838 से 42 तक इन्होंने अफ़गानिस्तान में इनडायरेक्ट कंपनी रूल जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। 1843 में उन्होंने सिंध पर कब्जा किया। 1849 में उन्होंने पंजाब पर कब्जा किया। कुल मिलाकर के रसिया की जो चिंता चल रही थी इनके दिमाग में, उसको रोकने के लिए उन्होंने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर भी अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अफ़गानिस्तान में 38 से 42 तक, 43 में इन्होंने सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया, और 49 में इन्होंने पंजाब को भी जो है ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत मिला लिया। अब इसके बाद में अंग्रेज़ों की एक और नीति आती है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति। ये डलहौजी की नीति थी। इसका मतलब क्या था कि कोई भी राजा ऐसा है जिसका कोई वारिस नहीं है और बिना वारिस के उस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में उसके राज्य का क्या कर लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और इस नीति के तहत विलय होने वाले राज्य जो थे उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, आप याद रखेंगे। तो पहला राज्य था इस विलय नीति के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में सम्मिलित होने वाला सतारा 1848, इसके बाद में संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। इनको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। एक लाइन मेरी याद रखिएगा, ये 1 नंबर है आपका, ये मान करके चलिए। एक क्वेश्चन है और सीधा सीधा ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो। इसको याद करने का तरीका है 700 नाज, ठीक है। अगर आप इस लाइन को याद कर पा रहे हैं 700 नाज, तो ये मान लीजिए आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश शासन में सम्मिलित होने वाले राज्यों का पता चल जाएगा। 700 नाज में आप देखेंगे पहला जो SAT लिखा हुआ है, SAT लिखा हुआ है, ठीक है। पहला जो SAT लिखा हुआ है इसका मतलब है सतारा। फिर उसके बाद में SA इसका मतलब है संबलपुर। फिर U जो है ये उदयपुर को दिखा रहा है। इसके बाद में NA ये नागपुर को दिखा रहा है, और J जो है वो झांसी को दिखा रहा है। अब डेट्स कैसे याद रखेंगे, देखिए पहली डेट आप याद रखें बस 1848, 1848 में सतारा का विलय हुआ। अब इसके बाद में दो बढ़ाते चलें, 48, 48 के बाद में 50, 50 के बाद में 52, और लास्ट के जो दो हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं लगातार हैं, 53, 54। 48, 50, 52, 53, 54, 48, 50, 52, 53, 54, ठीक है। इस तरीके से आप पांचों राज्यों का क्रम याद रख सकते हैं। 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। ये प्रश्न भी अनगिनत बार पूछा गया है, आप इसको देखेंगे। अवध का विलय ये किस लिए पूछा जाता है, क्योंकि अवध को इन्होंने अलग तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अवध पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया, मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाया कि अवध का जो भी शासक है वाजिद अली शाह, उस टाइम पर अवध के नवाब थे, तो कि वाजिद अली शाह जो हैं वो ठीक तरीके से शासन नहीं कर पा रहे हैं और मिस गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से अवध को हम इसी बेस पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। तो 1856 में जो है अवध का विलय कर लिया गया। इसके बाद में आता है नए शासन की स्थापना, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और
इसके समय में ब्रिटिश इलाकों का प्रशासनिक इकाइयों में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो है यहाँ पर विभाजन होता है, मुख्य रूप से बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये जो है तीनों प्रेसिडेंसियों के रूप में जानी गई आगे जा करके। और इन प्रेसिडेंसियों में किसका गवर्नर होता था, किसका गवर्नेंस होता था, गवर्नर का। गवर्नर इसमें शासन करता था। और जैसे कि बंगाल, बंगाल का एक गवर्नर हो गया, मद्रास, मद्रास का एक गवर्नर हो गया, बॉम्बे, बॉम्बे का गवर्नर हो गया। और ये तीनों के तीनों गवर्नर जो थे वो एक गवर्नर जनरल के अंडर आते थे, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आते थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था का प्रचलन होता है। प्रत्येक जिले में, ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स, 2 न्यायालयों की स्थापना की गई। 2 न्यायालय कौन से थे? एक तो था आपका फौजदारी न्यायालय, एक था आपका दीवानी न्यायालय। ठीक है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी जो न्यायालय होता था, फौजदारी अदालत जो होती थी, उसमें काजी और मुफ्ती हुआ करते थे। ठीक है, ये जो है उसमें पूरे मामलों को देखते थे। ये मामले किसके अंतर्गत देखे जाते थे? अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। जो आपका आज आप आईएएस की तैयारी करते हैं, ये कलेक्टर, ये कलेक्टर दरअसल में आज के कलेक्टर से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसका नाम कलेक्टर है। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, तो इसका प्रमुख काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ये करता था। तो काजी और मुफ्ती जो फौजदारी अदालत में होते थे, ये कलेक्टर के सुपरविजन के अंडर में काम करते थे। अब काजी और मुफ्ती क्या थे वो यहाँ पे आप देख लीजिए। काजी एक न्यायाधीश होता था। काजी कौन होता था? एक न्यायाधीश होता था, जज होता था। मुफ्ती कौन होता था? ये मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था, जो कानूनों की व्याख्या करने का काम करता था, रूल्स को एक्सप्लेन करने का काम करता था। और काजी जो होता था, इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाने का काम करता था। ठीक है, तो 2 तरीके की जो है कोर्ट्स जो है स्थापित किए गए प्रत्येक जिले में। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसे सदर निजामत अदालत भी कहा जाता था। इस पूरे समय में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो कलेक्टर और कलेक्टर का जो ऑफिस होता था, जैसे कि आज के टाइम पे भी कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, तो कलेक्टर और कलेक्ट्रेट जो थे, ये उस टाइम पर सत्ता और संरक्षण के नए केंद्रों के रूप में उभरने का काम इन्होंने किया। इसके बाद में बात करते हैं कंपनी की फौज पर, द कंपनी आर्मी। 18वीं सदी में अवध, बनारस की जो रियासतें थीं, इन रियासतों ने किसानों को भर्ती करके उनको एक तरह से पेशेवर प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया था। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किया था, और उन्होंने भी जो है अपनी एक आर्मी तैयार की, उसको भी पेशेवर प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया। वे अपनी आर्मी के जो सैनिक होते थे, सैनिक दस्ता जो होता था, उसको क्या बोलते थे? सेपॉय कह करके बुलाते थे। ये कहीं ना कहीं भारतीय शब्द सिपाही का ही एक रूप इसको आप मान करके चल सकते हैं। इसके अलावा 1820 के दशक से कहीं ना कहीं ये युद्ध कौशल की तकनीकी थी, उसमें भी परिवर्तन होना स्टार्ट होते हैं। इधर से क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश शासन था, ये जो है बर्मा, अफ़गानिस्तान, मिस्र, इनमें जो है ये संघर्ष चल रहा था, इनका युद्ध चल रहे थे। और वहाँ पर जो इनके सिपाही होते थे वो क्या यूज़ करते थे? वो मस्केट और मैचलॉक्स जो बंदूकें होती थी उनका यूज़ करते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैचलॉक और मस्केट के बारे में बता देता हूँ। मस्केट होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक ये ऐसी बंदूक थी शुरुआती दौर की, जिसमें जो बारूद भरी जाती थी चलाने के लिए, उस बारूद को माचिस के चिंगारी दी जाती थी, उसके बाद में ये बंदूक चलती थी। तो मस्केट और मैचलॉक आपको पता चल गया। तो जब ब्रिटिश युद्ध लड़ रहे थे बर्मा में, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर इनके जो सिपाही हुआ करते थे वो मस्केट और मैचलॉक का इस्तेमाल किया करते थे। कहीं ना कहीं घोड़े के साथ में, यानी घोड़े की सवारी करते हुए इन बंदूक को हैंडल करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता था। इस वजह से कहीं ना कहीं घुड़सवारी टुकड़ी के स्थान पर पैदल टुकड़ी, जिसको इन्फेंट्री कहा जाता है, उसकी उपयोगिता इस टाइम पर थोड़ी सी बढ़ गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो है वो आता है। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर का मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अब जो आज के टाइम पर आप पुलिस में, आर्मी में जो ड्रिल देखते हैं ना, लेफ़्ट राइट, ये ड्रिल भी जो है वहीं से निकल करके आई, और कहीं ना कहीं एक अनुशासनिक सेना जो है इन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। अब लास्ट में कंक्लूजन पे बात करते हैं, निष्कर्ष पे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ कॉलोनियल पावर फ्रॉम ट्रेड कंपनी। इन सारे घटनाक्रमों को समझने के बाद में, इन सारे घटनाक्रमों को देखने के बाद में, या इन सारे कह सकते हैं रास्तों से गुजरने के बाद में, अंत ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कभी केवल व्यापारिक उद्देश्यों से प्रविष्ट हुई थी, वो धीरे धीरे एक औपनिवेशिक शक्ति यहाँ पर बन जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है, स्टीम टेक्नोलॉजी आती है, उसका अराइवल होता है।
तो जब भाप की तकनीकी आती है तो उसके बाद में रेल का इंजन, जेम्स वॉट, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, रेलगाड़ी का विकास होता है। रेलगाड़ी पहले डीजल की नहीं होती थी, भाप से चलने वाले इंजन उसमें लगे होते थे। तो इससे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग टाइम जो था, यात्रा करने का जो समय था, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। और कुछ ऐसे क्षेत्र जो थे जिन पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल नहीं था, इस आवागमन की सहायता से अंग्रेज़ों ने देश के अन्य जो भाग थे जहाँ पर ये नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके थे, उन स्थानों पर भी इन्होंने इजीली कंट्रोल कर लिया। 1857 तक ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 63% टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, 63% भूभाग भारत का और 78% पॉपुलेशन पर इनका डायरेक्ट कंट्रोल था 1857 तक। और इनको छोड़कर के जो क्षेत्र और लोग थे उन पर इनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। रिमेनिंग टेरिटरी पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है ब्रिटेन के लोगों ने स्थापित कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित कर लिया था। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज मैंने बड़ा आराम से चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। क्लास पसंद आता है तो अपना जो है रिव्यू, फीडबैक, रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ कभी कभी आप अपने सुझाव भी दिया करें कि चीज़ों को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। आप सभी लोगों के सुझाव जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसको आप एक कोचिंग संस्थान की तरह न लेकर के आप इस तरीके से देखें जैसे कि मैं आप सभी लोगों के बीच में से ही एक आपका भाई मान सकते हैं आप, जो आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।